So moving on to the next question. Question number 47. A molecule that can act as genetic material must fulfill the traits given below except. अब बच्चे लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट वर्ड पढ़ते ही नहीं है, और पढ़ते भी तो उनके माइंड से स्लिप कर जाता है। तो जब आप एक्सेप्ट वर्ड नहीं पढ़ोगे तो आप इसको क्या समझोगे कि इसमें से जो भी ट्रेट फुलफिल कर रहा है जेनेटिक मटेरियल के लिए उसको मार्क करना है। बच्चा क्या करेगा, तुरंत मार्क कर लेगा। बच्चों को कई बार मैं ये बात जब बताता हूँ, ऐसा सिनेरियो हो जाता है, तो कुछ बच्चे होते हैं जो मुझसे बोलते हैं कि सर अगर मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट वाले दिख रहे होंगे, करेक्ट वाले मतलब कि जेनेटिक मटेरियल से मैच करने वाले होंगे, तो बच्चे को आइडिया लग जाएगा कि शायद मैंने क्वेश्चन रॉन्ग पढ़ा है। बट क्या होता है इस केस में कि जिसने एक्सेप्ट वर्ड पढ़ा नहीं, इसका मतलब वो घाई में है, और घाई में बच्चा पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ेगा। वो क्या बोलेगा, क्वेश्चन जो पूछा था मुझे वो मिल गया, फटाक से उसको मार्क करके आगे बढ़ूंगा। उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। जब वो क्वेश्चन ही टाइम ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है तो वो ऑप्शन क्या पढ़ेगा। ऑप्शन तो 4 है, क्वेश्चन तो भी 1 है। तो एक चीज़ नहीं पढ़ने वाला आदमी 4 चीज़ ध्यान से पढ़ेगा, इस बात का क्या गारंटी है। तो इसीलिए ये गलती होती है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन एटलीस्ट पूरा इत्मीनान से पढ़ो। क्या गलत है क्या राइट है वो तो बाद में देखेंगे, बट पहले ये पता कर लो कि एटलीस्ट जो राइट क्या है। ठीक है। सो एक्सेप्ट के बारे में बोला है, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज ए जेनेरिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट्स गिवन बिलो एक्सेप्ट। अब कौन कौन से, पहली चीज़ इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं जो जेनेटिक मटेरियल में होने चाहिए, और इनमें से जो नहीं होगा, यानी कि आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिनमें कि उस तरीके का ट्रेट नहीं होगा, उसका चेकलिस्ट अभी मैं आपको देने वाला हूँ। सिर्फ उतना ही याद रखो, उसके बाद आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी जेनेटिक मटेरियल में क्या चाहिए। तो उन्हीं को हम लिस्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले है स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आपका जो जेनेटिक मटेरियल, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है जो जेनेटिक मटेरियल के लिए काम करे, बट आज के डेट में हमें मालूम है कि जेनेटिक मटेरियल अक्सर डीएनए और आरएनए ही होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करना चाहता है तो उसके पास 5 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, जो कि हम लोग क्या होता है कई बार एक जो एक्सट्रीम देखते हैं कंडीशंस, उनमें इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा डगमगानी नहीं चाहिए। कोई भी मॉलिक्यूल है जो बहुत जल्दी डीनेचर हो जाता है ऑन सर्टन टेम्परेचर्स, तो वैसा हम कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें कि एज अ कंडीशन चेंजेस द मॉलिक्यूल शुड नॉट कन्फर्म। तो अगर वो कन्फर्म कर गया मतलब म्यूटेट कर गया, म्यूटेट कर जाना मतलब कि एक सबसे बड़ी एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी आपके अंदर। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। रेप्लिकेशन, वो खुद ही अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, उसे मॉलिक्यूल जो है उसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, उसके पास एक्सप्रेशन होना चाहिए। फोर्थ, वेरिएशन, उसके अंदर स्लाइट चेंजेस के लिए कोई स्कोप होना चाहिए। अब वो स्लाइट चेंजेस ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि हार्मफुल ही हों, वो चेंज होगा एज पर दी एडेप्टेशन। तो ये एवोल्यूशन से ज़्यादा रिलेटेड है, तो उसमें हम फिर कभी बात करेंगे। लास्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए, ना कि ऐसा मॉलिक्यूल जो इसी जनरेशन में था अब अगले जनरेशन में एकदम नया ही जा रहा है। ठीक है। तो ये पाँचों हमेशा याद रखिए, ये 5 प्रॉपर्टीज़ चाहिए ही चाहिए। अब ABCD में से सबसे पहले पढ़ते हैं। इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। ये तो एब्सोल्युटली वेग स्टेटमेंट है। वेग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका कुछ सर पैर है ही नहीं, कोई भी बच्चा इसको फटाक से मार्क कर सकता है, बट फिर भी आगे का देखते हैं। इट शुड हैव द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। यस, एब्सोल्युटली। अब मेंडेलियन कैरेक्टर्स के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें येस भी है, बहुत सारी चीज़ें नो भी है, बट वो ग्रेटर स्कोप ऑफ डिस्कशन है, उस पर नहीं जाएंगे। लास्ट है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। येस, वो अपना रेप्लिका नहीं बना पाएगा तो रेप्लिकेशन होगा कैसे। तो जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अपने आप को रेप्लिकेट करने भी आना चाहिए। इसलिए हमारा जो आंसर है, जो कि आंसर मतलब कि जो इनमें से जो ऐसा ट्रेट है जो जेनेटिक मटेरियल में नहीं होना चाहिए, वो है A। सो आवर आंसर इज A। Moving on to the next question, question number 48. Taylor conducted the experiments to prove semi-conservative mode of chromosome replication on. ये नीट 2016 का फेज़ 2 का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये टेलर के बारे में तो कभी पढ़े नहीं, तो NCERT में सर टेलर दिया हुआ है कि नहीं। तो टेलर तो दिया हुआ है। अब आपके सामने ये मैं एक पेज खोल रहा हूँ NCERT का। अब इस इमेज में जो पेज नंबर है वो पेज नंबर 90 है। तो पेज नंबर 90 पे जब आप ध्यान से देखेंगे, जो टॉप मोस्ट पैराग्राफ आपको दिख रहा है, मैं इसे जूम भी कर देता हूँ आपके लिए। आप जो ये देख रहे हो, यहाँ पर टेलर का नाम दिया हुआ है, और पूरे इस चैप्टर में टेलर का नाम सिर्फ एक बार लिया गया है और यहीं पर लिया गया है। हम क्यों बच्चे लोग को बोलते रहते हैं कि NCERT लाइन बाय लाइन याद करो। टेक्निकली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू लर्न लाइन बाय लाइन, बट एटलीस्ट
जिसको ये पता होगा कि टेलर का एक्सप्लेनेशन और टेलर के बारे में एक जिस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब उसने बहुत बारीकी से एनसीईआरटी पढ़ी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी, मैं जब बच्चे लोग से पूछता हूँ कि टेलर के बारे में भी तो लिखा हुआ है, तो बोलते हैं टेलर ये कब पढ़ा हमने। क्योंकि बहुत सारे क्लासेस में सर नहीं पढ़ाते टेलर के बारे में, वो या उनके एक्सपेरिमेंट्स को 4 लाइन में बोल के उतना ज़्यादा उसको एम्फोसाइज नहीं करते, क्योंकि उन्हें सिलेबस कंप्लीट करना है या कुछ करना है, मल्टीपल रीजंस होते हैं। सो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेलर के बारे में कहाँ पे दिया हुआ है और टेलर है कौन। तो पहले टेलर के बारे में जानेंगे, बट एक चीज़ याद रखिए, चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसे एक बार रीड कर लेते हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ई कोलाई, विंका रोजिए, विसिया फाबा। तो इन चारों में से किस पे टेलर ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें उन्होंने प्रूव किया था कि जो रेप्लिकेशन है ऑफ क्रोमोसोम इट इज सेमी कंजर्वेटिव। एक एक करके सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जानेंगे टेलर के बारे में, और टेलर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था उसे भी आगे देखेंगे। ठीक है, अब पूरा हम लोग एक ब्रॉड लेके चलेंगे, ब्रॉड व्यू लेके चलेंगे। ब्रॉड व्यू मतलब कि डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड ही सारी रिसर्चेस, उनको कंपेयर करते हुए हम लोग चलेंगे, बिकॉज टेलर भी डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड ही काम किए थे। तो एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, बाकी साइंटिस्टों से कंपेयर करते हुए समझते हुए चलेंगे, जैसे हमें सारी स्टोरी और टाइमलाइन क्लियर हो। आज हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, एक प्रोकैरियोट्स के लिए और एक यूकैरियोट्स के लिए। क्या आपको पता है कि डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल कौन से साइंटिस्ट ने पहली बार प्रूव किया था? नहीं पता है? चलिए पहले देखते हैं। 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया और कहा कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, मतलब हर नए डीएनए में एक पुराना स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड होता है। लेकिन ये सिर्फ एक थियोरी थी, उस वक्त कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। फिर आए मैथ्यू मिजल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, जिन्होंने ई कोलाई, बैक्टीरिया होता है ना ई कोलाई, उसके ऊपर डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। उनका एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ? उन्होंने नाइट्रोजन आइसोटोप, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग इसको वापस एक जिस दे रहा हूँ। उन्होंने नाइट्रोजन आइसोटोप N15 और N14 का यूज़ किया और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू दिखाया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, एक स्ट्रैंड ओल्ड वाला होता है, मतलब पैरेंटल होता है, और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है। ये एक्सपेरिमेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट माना जाता है। लेकिन क्या मिजल्सन एंड स्टाल को नोबेल प्राइज़ मिला? जी नहीं। नोबेल प्राइज़ वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को दिया गया क्योंकि उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। मिजल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट एक कन्फर्मेटरी प्रूफ माना गया, इसलिए नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। अगर मिजल्सन एंड स्टाल ने बैक्टीरिया में सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन प्रूफ किया, तो यूकैरियोटिक सेल्स में कौन प्रूफ करेगा? यहाँ एंटर होते हैं जोसेफ हर्बर्ट टेलर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो क्लियर हो गया कि मिजल्सन एंड स्टाल ने बता दिया कि प्रोकैरियोटिक में सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हो रहा है, बट यूकैरियोटिक क्या सिनेरियो है? उन्होंने विसिया फाबा, ब्रॉड बीन प्लांट, विसिया फाबा को ब्रॉड बीन प्लांट कहते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट किया। रेडियो एक्टिव थायमिडीन और ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक का यूज़ किया, जिससे क्रोमोसोम्स में डीएनए रेप्लिकेशन को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सका। अब इसके बारे में आगे हम लोग इन डिटेल देखने वाले हैं कि उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में कोई डिटेल्स दिया नहीं है। ये प्रूफ था कि यूकैरियोटिक सेल्स भी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन फॉलो करते हैं। लेकिन क्या टेलर को नोबेल प्राइज़ मिला? नहीं जी, इनको भी नहीं मिला, क्योंकि वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल पहले ही पॉपुलर हो चुका था और टेलर का भी काम कन्फर्मेटरी माना गया। तो किसने सबसे पहले प्रूफ दिया? सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने थियरी दी कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन फॉलो करता है, जो कि 1953 में उन्होंने दिया। फिर आए जोसेफ हर्बर्ट टेलर, जिन्होंने 1957 में यूकैरियोटिक सेल्स में विसिया फाबा में सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का प्रूफ दिया। और उनके बाद आए जस्ट 1 साल बाद 1958 में मिजल्सन एंड स्टाल, जिन्होंने प्रोकैरियोट्स में यानी कि ई कोलाई, उनमें सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का सबसे फेमस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। तो सर कंक्लूजन क्या निकला? साइंस एक टीम एफर्ट है। मिजल्सन एंड स्टाल और टेलर दोनों ने डीएनए रेप्लिकेशन के प्रूफ दिए, बस अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, इतना याद रखना। बिना मिजल्सन एंड स्टाल के प्रूफ के वॉटसन एंड क्रिक की थियरी एक्सेप्टेड नहीं होती। बिना टेलर के एक्सपेरिमेंट के यूकैरियोट्स के डीएनए रेप्लिकेशन का भी कंफर्मेशन नहीं मिलता। इसलिए नोबेल प्राइज़ मिलना या ना मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो डिस्कवरीज की गई हैं उनका इम्पैक्ट साइंस की दुनिया में अमर है। तो एवरीवन हैज़ कंट्रीब्यूशन, कोई बहुत बड़ा नहीं है, कोई बहुत छोटा नहीं है, बट ये हमारी नज़र है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में किसी को कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, किसी को कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। तो ये तो आँखों से आँखों का, नज़रिए से नज़रिए का फ़र्क है। सो
होप आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा क्या सिनेरियो है मिचेल्सन एंड स्टाल के बारे में और जे.एच. टेलर के बारे में। अब चलते हैं हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हर एक ऑप्शन का मतलब क्या है। बहुत सारे बच्चों को इन ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं होगा कि ये है क्या, दिखते कैसे हैं, तो उस चीज़ को क्लियर करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, आपको लग रहा होगा ना कि एक छोटी सी फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसने जेनेटिक्स की दुनिया में क्या कमाल किया होगा। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये छोटी सी मक्खी मॉडर्न जेनेटिक्स का सबसे बड़ा हीरो है। क्यों ड्रोसोफिला इतनी स्पेशल है? ये जल्दी ब्रीड करती है, सिर्फ 10 से 12 दिन में नए फ्लाइज तैयार हो जाते हैं। छोटी सी है, इसको मेंटेन करना इजी है, रिसर्च के लिए परफेक्ट है। क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं क्या? हाँ, इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में बड़े बड़े, कितने बड़े साइज़ के पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं जो माइक्रोस्कोप से ईजिली दिखाई देते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में हमने पिछले सेशन में, पिछले पार्ट्स में अच्छी तरीके से देखा है। व्हाट आर पॉलीटीन क्रोमोसोम? अब आप सोचोगे कि पॉलीटीन क्रोमोसोम करके कोई एक स्पेशल पार्ट बना है। नहीं, स्पेशल पार्ट नहीं है। हम एक एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर हमने ध्यान दिया कि एक पॉलीटीन क्रोमोसोम का एक ऑप्शन था जो कि राइट ऑप्शन भी नहीं था। बट हमारी आदत क्या है कि हम सारे ऑप्शंस को कवर करते हुए चलते हैं कि ये सारे ऑप्शंस के बारे में जानकारी हो, जिससे जब आप एक क्वेश्चन पढ़ें तो आपको 4 ऑप्शन जो आपको मिल रहा है वो आपके 4 टॉपिक के बराबर प्रिपरेशन दे सकते हैं। तो जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करना, वो क्या है उनके बारे में भी पता करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। इंसान के जीन्स से 60% मैच करते हैं किसके जीन्स? इस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के। मतलब ह्यूमन डिजीज़ के स्टडी में भी काम आती है। थॉमस हंट मॉर्गन, जिसको आप TH मॉर्गन करके पढ़ते हो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, अगर ड्रोसोफिला एक सुपरस्टार है तो थॉमस हंट मॉर्गन उसके डायरेक्टर थे। 1910 में मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट करके जीन लिंकेज और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट प्रूव किया। रेड आई वर्सेस वाइट आई एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन ने देखा कि ड्रोसोफिला में ज़्यादातर फ्लाइज जो आइज़ होती हैं उनकी वो रेड होती थी, लेकिन कभी कभी वाइट आइड वाले भी दिखते थे। जब उन्होंने रेड आइड फीमेल और वाइट आइड मेल को क्रॉस किया तो उनका F1 जनरेशन में सिर्फ रेड आइड फ्लाइज मिली। फिर F2 में मेल फ्लाइज में वाइट आइज वापस आ गए। मतलब जीन X क्रोमोसोम पर लोकेटेड था, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का प्रूफ मिला, जेनेटिक लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिली, और इस डिस्कवरी के लिए मॉर्गन को 1933 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। आज जो ड्रोसोफिला है वो कैंसर रिसर्च में यूज़ होती है, जेनेटिक म्यूटेशन और इवोल्यूशनरी स्टडीज़ में काम आती है, स्पेस में भी भेजी गई थी। नासा ने ड्रोसोफिला को स्पेस मिशंस में यूज़ किया था ताकि ग्रेविटी के बिना उसका डेवलपमेंट देखा जा सके। ड्रोसोफिला एक छोटी सी फ्लाई है, लेकिन उसने जेनेटिक्स की दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला दिया था। आज भी हर जेनेटिक्स लैब में ड्रोसोफिला सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म है। मॉडल ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जिसको हम एक्सपेरिमेंट्स के लिए ज़्यादा करके यूज़ कर सकें। तो जब भी कोई छोटी सी फ्रूट फ्लाई आपके पास उड़े तो उसे छोटी मत समझना, हो सकता है कि वो किसी को नोबेल प्राइज़ विनिंग डिस्कवरी का हिस्सा बना चुकी हो। तो ये था ऑल अबाउट ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसके बारे में हम लोग TH मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था उसके ऊपर फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है। अभी तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ही कंप्लीट होना बाकी है। अब जो आप इमेज देख रहे हैं वो है ई कोलाई का। आपको क्या लगता है कि एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया जिसको हम ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं, क्या ये सिर्फ इन्फेक्शन फैलाता है? नहीं जी, ये छोटी सी बैक्टीरिया बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स की दुनिया का एक सुपर मॉडल है। ई कोलाई क्या है? ई कोलाई एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, मतलब इसका आउटर मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत फास्ट डिवाइड करता है, सिर्फ 20 मिनट में एक नया जनरेशन तैयार हो जाता है। ई कोलाई के 2 चेहरे भाई साहब, एक है अच्छा वाला, एक है बुरा वाला। अच्छा वाला ई कोलाई साइंस का हीरो है, जेनेटिक रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म है, बायोटेक्नोलॉजी में इंसुलिन जैसे मेडिसिन बनाने के काम आता है, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग और DNA रिकॉम्बिनेशंस के एक्सपेरिमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मिचेल्सन एंड स्टाल ने ई कोलाई में ही DNA रेप्लिकेशन का प्रूफ दिया। लैक्टोज ऑपरॉन, दैट इज लैक ऑपरॉन, स्टडी में यूज़ किया गया था जो जीन रेगुलेशन समझने में हेल्प करता है। सर बुरा वाले का भी बताइए। बुरा वाला ई कोलाई डिजीज़ का विलन है। कुछ हार्मफुल स्ट्रेन्स होते हैं जो फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं, सीवियर डायरिया और किडनी डैमेज भी कॉज करता है। कंटामिनेटेड पानी या खाना कंज्यूम करने से इन्फेक्शन फैलाता है। तो ई कोलाई का साइंस में यूज़ क्यों होता है सर? पहली चीज़, फास्ट ग्रोथ रेट है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स जल्दी हो जाते हैं। जेनेटिक मैनिपुलेशन ईजी होती है, प्लाज्मिड्स के थ्रू नए जीन्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। बायोटेक इंडस्ट्री में इंसुलिन और वैक्सीन बनाने में मदद करता है।
फेमस इकोलाई के एक्सपेरिमेंट्स अभी तक हमने जो जो पढ़े हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मिजल्सन इंस्टॉल का 1958 में इकोलाई पर एक्सपेरिमेंट करके डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन प्रूव किया। जैकब एंड मोनॉड ने 1961 में लैक ऑपरॉन स्टडी करके जीन रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट दिया। हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनली कोहेन इन 1973 फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट किया यूजिंग बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में हम जानते भी नहीं है। इकोलाई एक छोटी सी बैक्टीरिया तो है, लेकिन जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन में इसका बड़ा योगदान है। अगर आज इंसुलिन वैक्सीन और जीन थेरेपी पॉसिबल है तो उसका क्रेडिट भी इकोलाई की रिसर्च को ही जाता है। उसका नाम आपको देखने भी नहीं मिलता। सो दिस वाज ऑल अबाउट इकोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज विंका रोजी। सामने नहीं आते और कुछ क्या आपने कभी सोचा है कि सुंदर सा फूल कैंसर जैसे डेंजरस डिजीज का इलाज बन सकता है? अच्छे के लिए सच है। विंका रोजी जिसे मैडागास्कर पेरीविंकल भी कहा जाता है, बट ये मेडिसिनल प्लांट है जो कैंसर ट्रीटमेंट में रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी का हिस्सा बन चुका है। अब विंका रोजी क्या है, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग फिर कभी डिस्कवर करेंगे, बट इसका जो ओरिजिन है वह है मैडागास्कर, लेकिन अब इंडिया और ट्रॉपिकल रीजन्स में भी पाया जाता है। इसका यूज़ आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन दोनों में ही इम्पॉर्टेंट है। विंका रोजिए के पास क्या मेडिसिनल पावर्स है? एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं। इस प्लांट से विनब्लास्टीन और विनक्रिस्टीन नाम के एल्कलॉइड्स मिलते हैं जो ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर और लिम्फोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। डायबिटीज़ जिन्हें हैं उनको ट्रेडिशनली जो मेडिसिन में ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए भी इसी फूल का यूज़ होता है। वाउंड हीलिंग एंड इन्फेक्शंस, इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है, कार्डियक हेल्थ को मेंटेन करता है। 1950s में साइंटिस्ट ने देखा कि इस प्लांट में पावरफुल एल्कलॉइड्स होते हैं जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। विनब्लास्टिन हॉटस्किन्स लिम्फोमा और टेस्टिकुलर कैंसर का ट्रीटमेंट करता है। विनक्रिस्टिन ल्यूकेमिया, स्पेशली चाइल्डहुड ल्यूकेमिया, जिनको बचपन में ही ये हो जा रहा है ल्यूकेमिया, तो उसमें ज़्यादा करके यूज़ किया जाता है। इन एल्कलॉइड्स की वजह से कीमोथेरेपी ड्रग्स बनाई गई जो आज भी कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। इस प्लांट का जीनोम स्टडी किया गया था ताकि नए मेडिसिनल कंपाउंड्स डिस्कवर किए जा सकें। बायोटेक्नोलॉजी में इसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके नए यूजफुल कंपाउंड्स डेवलप किए जा रहे हैं। इसका यूज़ आयुर्वेदा और होम्योपैथी में भी होता है। एक छोटा सा विंका रोजिए सिर्फ फूल ही नहीं, एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है। कैंसर ट्रीटमेंट, डायबिटीज़ कंट्रोल और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में भी इसका बड़ा रोल है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट विंका रोजिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लावर। दीज आर द इमेजेस, प्लीज़ रिफर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट ऑप्शन, विसिया फाबा। अब हम लोग J.H. टेलर का एक ओवरव्यू देखने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट का। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो इमेज दिया है इसे देखते रहना है और मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना है। विसिया फाबा के रूट टिप्स का इस्तेमाल किया गया इस पूरे एक्सपेरिमेंट में। पूरे रूट का नहीं भाई साहब, सिर्फ रूट टिप का, ठीक है, ये याद रखेंगे। पहले जो क्रोमोसोम रहेगा वो तो उसमें नॉर्मल रहेगा, बट जब उस सेल में आपने क्या किया, हमने उसे ग्रो किया एक रेडियो एक्टिव थायमिडिन वाले मीडियम में। रेडियो एक्टिव थायमिडिन को ही हम H3 थायमिडिन, जो वहाँ पे लिखा हुआ है छोटे में, उसे हम H3 थायमिडिन कहते हैं। वहाँ पे हम लोग उसे उस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव मीडियम में ग्रो कर रहे हैं। तो जब वो सेल ग्रो करेगा तो उसके अंदर हमने उसको डिवीजन के लिए अलाउ किया। जब डिवीजन होगा तो उसके पहले रेप्लिकेशन होगा। तो फर्स्ट रेप्लिकेशन जब होता है तो जो थायमिडिन मीडियम में था उसी का यूज़ क्या करता है, क्रोमोसोम पिकअप करता है। सेल पूरा रेडियो एक्टिव थायमिडिन अपने में सोक करता है और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बनते हैं वो सब के सब रेडियो एक्टिव थायमिडिन से बनते हैं। इसलिए आपको जो दोनों क्रोमैटिड दिख रहे हैं वो दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव है। अब जो क्रोमोसोम है ये कम्प्लीटली रेडियो एक्टिव है। अब इसे वापस से रेप्लिकेशन में डाला गया, मतलब नेक्स्ट डिवीजन। पहला सेल डिवीजन हुआ तो फर्स्ट रेप्लिकेशन, सेकेंड सेल डिवीजन होगा तो सेकेंड रेप्लिकेशन। सेकेंड रेप्लिकेशन में हमने सेल्स को शिफ्ट कर दिया नॉर्मल थायमिडिन में। पहले रेडियो एक्टिव में था, अब हम उसे नॉर्मल वाले में शिफ्ट कर रहे हैं। जब आप नॉर्मल वाले मीडियम में से शिफ्ट कर देते हो तो जो वापस से डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बनेगा, जो स्ट्रैंड बनेगा, उसमें नॉर्मल थायमिडिन लगेगा। तो आपको जो ऑब्जर्व होता है रिजल्ट वो आता है कि एक ऐसा क्रोमोसोम मिल रहा है जिसमें एक क्रोमैटिड कंप्लीटली रेडियो एक्टिव फ्री है, यानी कि उसमें कोई भी तरीके का रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं है, बल्कि उसके जस्ट बगल वाला जो उसके बिसाइड में है उसमें रेडियो एक्टिव आपको थायमिडिन देखने मिलता है। इसलिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको क्रोमोसोम दिया हुआ है वो दिया हुआ है अनलेबल्ड क्रोमैटिड एंड वन क्रोमैटिड लेबल्ड। तो एक एक में फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ से अपने को क्लियर होता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो सेमी कंजर्वेटिव है, अदरवाइज हमें इस तरीके का रिजल्ट देखने नहीं मिलता। अब वही राइट हैंड साइड में देखो,
लेफ्ट हैंड साइड में पूरा रेडियो एक्टिविटी दिख रही है क्रोमेटिड में, बट राइट हैंड साइड में सिर्फ ऊपर में दिख रही है। दैट इज़ ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। जो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होते हैं, जो जोन्स जिनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, वहाँ पर डीएनए का जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, इसके वजह से आपको देखने मिल रहा है। दैट इज़ अ स्पेशल केस। वाइल जो नॉर्मल आपको देखने मिल रहा है वो है लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ को इसको देखकर क्लियर हो गया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है, यानी कि एक जो स्ट्रैंड बनता है वो पुराना वाला होता है और एक जो स्ट्रैंड रहता है वो नया वाला होता है। वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन इज़ न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर स्ट्रैंड्स। क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट टेलर्स एक्सपेरिमेंट। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है विसिया फाबा।